झारखंड बोर्ड क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग का प्री बोर्ड चल रहा है और प्री बोर्ड में जो है सो कल 8 तारीख है और 8 तारीख में जो आप लोग का साइंस का पेपर होने वाला है। तो चलिए साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग अभी इस वीडियो सेशन में केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक वीडियो डाल देंगे सुबह सुबह। बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़ेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम के लिए नंबर उठाना है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। जो बच्चे हमसे नए जुड़ गए हैं उनसे भी कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर देगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि झारखंड से आप कहाँ से देख रहे हैं। और बच्चे जो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं उन सभी को कहेंगे थोड़ा वीडियो को और ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि आप लोग का जो है सो संख्या ज़्यादा यहाँ बढ़ जाए हमारे चैनल पे, ताकि मैं और भी वीडियो मोटिवेट होकर डालूँ। आइए लेट ना करते शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है। मैं बार बार कह रहा हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा सबसे बड़ा चीज़ है। छूट जाएगा तो आपका नंबर नहीं उठ पाएगा, है ना, इसलिए सब्जेक्टिव पे ध्यान देंगे विशेष। आइए दोस्तों देर ना करते शुरू करते हैं। तो देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है कि सफ़ेदी करने के लिए जो है ना, यहाँ पे बताया जा रहा है कि है सो एक्स विलियन का उपयोग किया जाता है। तो अब बताएं कि एक्स जो विलियन है उसका नाम क्या होगा और उसका सूत्र क्या होगा, है ना। एक्स नाम का जो पदार्थ है उसका नाम क्या हो सकता है और सूत्र क्या होगा। तो आप देखो सफ़ेदी वर्ड जब भी बोल दिया तो सफ़ेदी वर्ड कौन नहीं जानता है। सफ़ेदी वर्ड चूना से होता है ना। तो यहाँ लिख दिया ना कि एक्स का मतलब जो है सो क्या चूना है और उसका सूत्र क्या है। तो चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड, याद रखना, इसलिए CaO रट लो, है ना, CaO रट लो। ये हो गया आपका चूना का फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है कि ऊपर एक में वर्णित एक्स की जल के साथ अभिक्रिया क्या होगी। देखो चूना को जब हम जल में मिलाएंगे तो देखो CaO क्या चूना है और ये H2O जल है। जब मिलाएंगे बाबू तो यहाँ पे क्या होगा CaOH2 बन जाएगा, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा प्लस ऊष्मा बन जाएगा। ऊष्मा मतलब हीट, H भी लिख सकते हो, यहाँ में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे CaO है और ये H2O है, दोनों को जब कंबाइन किया गया ना तो CaOH2 हो गया, ठीक ना। और ऊष्मा अलग से हो गया, इसको रटना पड़ेगा आप लोगों को, ये चीज़ देख लेना है। अब जल के साथ ऊष्मा निकलता है ना, जब भी कभी चूना कभी गौर करना, घर में आप बाल्टा ले लो या फिर एक बाल्टी पानी ले लो, उसमें है ना आधी बाल्टी पानी लेना है और उसमें आधा चूना डाल दो, चाहे 10-15 जो है सो मुट्ठा चूना डाल दो, देखना उसमें से बुलबुला छोड़ने लगेगा। तो ये क्या ऊष्मा छोड़ता है, ऊष्मा से बुलबुला बनता है वो। इस प्रकार से समझ सकते हैं। अगला सवाल देखो क्या है कि यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो क्या विरोधाभास उत्पन्न होगा। इस आधार पर समझाइए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे की कमी क्यों नहीं, हाँ, एक दूसरे को कभी क्यों नहीं प्रतिच्छेद कर सकती है। देखिए बोल रहा है कि हाँ विरोधाभास उत्पन्न होगा, प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी और यह संभव नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब दो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के बिंदु को प्रतिच्छेद करेगा तो क्या होगा, विरोधाभास उत्पन्न होगा, इसलिए हाँ लिख दिया है। और ये क्या क्यों होगा, क्योंकि जो है सो प्रतिच्छेदी बिंदु चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं अलग अलग हो जाती है, जिस कारण से ये संभव नहीं हो पाता है, इसलिए जो है सो एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद नहीं करेगा, है ना। अगला सवाल क्या है, आपके पास दो विलियन है, फिर से बोला एक्स है और वाई है और एक्स विलियन का pH मान 6 है और वाई का 8 है। तो बताइए इसमें से है ना विलियन में हाइड्रोजन की आयन की सांद्रता ज़्यादा किस में होगी। तो हमने पढ़ा था कि जब 7 से नीचे रहेगा ना, 7 से नीचे रहेगा तो अम्ल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अम्ल। और 7 से ऊपर रहेगा तो क्षार कहलाएगा, ठीक ना। तो देखो अम्ल यानी कि 7 बोलेगा चाहे 7 से नीचे बोलेगा। तो देखो 6 है बोला हुआ है, 6 हमारा है तो क्या वो अम्ल है। और याद रखना कि अम्ल में हाइड्रोजन की आयन ज़्यादा होती है ना, मतलब H+ आयन होता है, हाइड्रोजन का धनात्मक आयन होता है और क्षार में हाइड्रोजन का ऋणात्मक आयन होता है, यानी कि नेगेटिव आयन होता है। ज़्यादा आयन किसमें मिलेगा, अम्ल में। तो एक्स विलियन क्या है हमारा, एक्स विलियन में H+ आयन की सांद्रता अधिक होगी और जो है सो एक्स क्या है, अम्लीय है और वाई क्या है, क्षारीय है। तो इस तरह से हमारा 41 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, है ना। अब चलते हैं सवाल नंबर 42। मतलब 42 आप नंबरिंग को यहाँ पे देखना नहीं है, समझना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह जो एग्जाम में पूछा जाने वाला है और इंपॉर्टेंट सवाल है। बोला जा रहा है कि फ्यूज तार का उपयोग विद्युत उपकरणों की सुरक्षा कैसे करता है। देखो फ्यूज हो गया पहला सवाल। दूसरा क्या है, एक विद्युत बल्ब के प्रतिरोध की गणना कीजिए। 220 वोल्ट विद्युत स्रोत से जुड़ने पर 10 एम्पीयर धारा प्रवाहित करता है। सबसे पहले फ्यूज क्या करता है, ये विद्युत उपकरणों को सुरक्षित रखता है, जितना बिजली का सामान होता है ना उसको सुरक्षित रखता है। कैसे रखता है, ध्यान देना। तो बोला जब किसी कारण से परिपथ मतलब होता है इलेक्ट्रिक बोर्ड, चाहे बोल सकते हैं ये तार, है ना, में धारा का मान बढ़ जाता है ना, तो सारा उसका भार किस पे पड़ता है,
फ्यूज पर। और फ्यूज का तार क्या होता है, वो गल कर टूट जाता है, क्योंकि फ्यूज का तार एक टुकड़ा होता है छोटा सा, और क्योंकि फ्यूज का तार गलांकन परिपथ में लगे है ना विद्युम्न तार से कम होता है, और फ्यूज तार के टूट जाने से क्या होता है, परिपथ भंग हो जाता है, मतलब परिपथ में करंट नहीं आएगा। अब करंट नहीं आएगा तो आपके जितने भी उपकरण हैं घर में, टीवी है, पंखा है, फ्रिज है, वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा नष्ट होने से। इसीलिए घर में फ्यूज लगाना बहुत जरूरी है। फ्यूज से क्या होता है कि आपका डायरेक्ट ज़्यादा वोल्टेज पड़ेगा ना, तो डायरेक्ट फ्यूज उड़ेगा, घर का सामान नहीं उड़ेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्यूज के बारे में। अब दूसरा सवाल बोला गया है कि आपको यहाँ पे है 220 वोल्ट का यहाँ पे विद्युत धारा के स्रोत से एक बल्ब को जोड़ा गया है, और 10 एम्पियर का जो उसमें करंट प्रवाहित हो रहा है। तो बोला जा रहा है क्या, प्रतिरोध की गणना कीजिए। देखो वोल्ट को हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो याद रखना, जहाँ भी लिख दिया है 220 भी लिख दिया है, यानी कि वो क्या विभवांतर है। विभवांतर क्या दिया हुआ है, भी दिया हुआ है 220 वोल्ट, है ना, दे दिया है 220 वोल्ट। और एम्पियर जहाँ भी ए लगा हुआ रहेगा, है ना, ए लगा हुआ रहेगा तो एम्पियर है। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है, यानी कि 10 एम्पियर दे दिया है। तो आपको प्रतिरोध निकालने वाला है। प्रतिरोध मतलब आर का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, V बट्टा आई, है ना, यानी कि भी वोल्ट को आई से भागा दे देना है, मतलब वोल्ट को एम्पियर से भागा दे देना है। वोल्ट हमारा कितना था 220, और एम्पियर कितना निकला 10, दिया था क्वेश्चन में, काटेंगे तो 22 आएगा, तो 22 ओम आ गया। आर का मात्रक ओम होता है, आर मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, तो आ गया ना 22 ओम। इससे रट लो क्या होता है, V इक्वल टू ये आई इक्वल टू आर इक्वल टू V बट्टा आई, क्या होता है, आर इक्वल टू बट्टा आई, मतलब प्रतिरोध बोलेगा ना, प्रतिरोध बोलते हैं आर को, तो प्रतिरोध इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बट्टा हाँ आई। V बट्टा आई, विभवांतर बट्टा धारा, है ना, ये चीज़ को रट लेना है, इसी से हमारा बन गया ये। अब घटक क्या है समझो, किसी पारतंत्र मतलब हमारे आसपास का जितना भी वो ये है वातावरण, है ना, में उपस्थित जीव जंतु होते हैं, कवक मतलब कीड़े मकोड़े जैसे चीज़ होते हैं ना, वो मृत जीव सूक्ष्म जीवों को अपघटक कहते हैं। ये पारतंत्र को संतुलित करने का कार्य करता है, और अपघटक जटिल कार्बनिक पदार्थ को क्या करता है, सरल अकार्बनिक पदार्थ में बदल देता है, और मिट्टी द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, और मिट्टी से इसे पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं। मतलब हमारे वातावरण में जितने भी जो होते हैं ना कीड़े मकोड़े छोटे टाइप के चीज़, जो क्या करते हैं, मृत पशुओं को क्या करते हैं, सड़ाते हैं, गलाते हैं, खा जाते हैं, और फिर उसके अपशिष्ट को जो है मिट्टी में मिला दिया जाता है, और उसके बाद पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपने जड़ से उसको सोख लेते हैं। तो ये हो गया अपघटक। तो अपघटक समझ में आ गया क्या है। अगला सवाल, ये सवाल देखो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछता है। बोला जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या रहेगा। याद रखना क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं, रेडियस आर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा हुआ है 30 सेंटीमीटर, है ना, वाले उत्तल दर्पण के सामने क्या है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। मतलब वस्तु को रखा गया है, यानी कि ये वस्तु की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी नहीं है। तो वस्तु की दूरी क्या बोलते हैं, वस्तु की दूरी को यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यू। तो यू दिखा हुआ है ना, -20 सेंटीमीटर। और देखो ये मान लो दर्पण है ना, ये दर्पण है मान लो, है ना, तो यहाँ पे रखा गया है, तो ये इधर माइनस में रहेगा, इधर रहेगा प्लस में रहेगा, इसलिए माइनस में दिखा रहा है, -20, है ना। तो ये u मतलब प्रतिबिंब की दूरी के u मतलब वस्तु की दूरी -20 दिया गया है। तो जब u दिया रहेगा तो भी निकालना पड़ेगा। तो देखो भी यहाँ क्वेश्चन मार्क कर दिया ना, तो भी क्या होता है, भी होता है प्रतिबिंब की दूरी। मतलब शीशा के सामने अगर हम सामान रख दिए तो वो हो गया बिंब की दूरी, और शीशा के अंदर जो बन रहा है वस्तु का प्रतिबिंब, वो हो गया प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को क्या बोलते हैं, भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो भी हम लोग को निकालना है। क्या बोला देखो, 5 सेंटीमीटर लंबाई बताया ना, ये वस्तु का हाइट भी दिया हुआ है, हाइट h1, वस्तु का हाइट को h1 बोलेंगे, और वस्तु का प्रतिबिंब का हाइट h2 बोलेंगे, जो आईना के अंदर जो बनेगा उसका हाइट, है ना। दो चीज़ दिखता है ना, वस्तु दिखेगा प्रतिबिंब के रूप में, तो हाइट छोटा बड़ा हो सकता है। तो वही बोल रहा है 5 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रकृति कैसा रहेगा उसका, मतलब कैसा नेचर रहेगा, और उसका साइज क्या रहेगा, ये पूछ दिया। तो जो क्वेश्चन में दे रखा है लिख दिए, h' मतलब ये h1 मतलब पहला हाइट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और वक्रता त्रिज्या है कितना 30 है। तो जब भी त्रिज्या रहेगा तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, फोकस दूरी निकालने के लिए r/2। मतलब हमको दर्पण का सूत्र में f चाहिए ना, r क्या चाहिए नहीं, तो f इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला r/2। तो वही क्या किया है, f से r/2 निकाल दिया, यानी कि 30 का आधा 15 कर दिया, ठीक ना। वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 30, तो क्या कर दिया, फोकस दूरी 15 कर दिया आधा, और युद्ध देवे क्या था, भी निकालना है। अब फॉर्मूला जानते हो, फॉर्मूला क्या होता है,
दर्पण सूत्र का फॉर्मूला लगा दिया 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, है ना। तो क्या किया, जो जो चीज़ था सेट कर दिया। देखो 1/v हम लोग को मालूम नहीं है, छोड़ दिए बराबर 1/, देखो इसमें क्या किया भाई, पलट दिया है, इसको इस पार ले गया है, तो 1/v ही रह गया, और इज इक्वल टू यहाँ 1/f था, और ये इधर माइनस प्लस में था, इधर माइनस में हो गया, माइनस 1/u हो गया। पहले ये क्या किया, जिसको निकालना है उसको अलग कर दिया, यू भी को निकालना था, भी को अलग कर दिया, बाकी इसको अलग कर दिया। अभी ये दोनों चीज़ दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, तो उसको क्या किया, मान बैठा दिया। यहाँ पे एफ का मान था 15 और यू का मान था 20, है ना। बीच में माइनस आ गया है। अब किया तो कितना आ गया, 7/60। अब 7/60 मतलब समझ में आ रहा है, 1/v बराबर 7/60 आया है। तो ये क्या करेगा, खाली हमको भी चाहिए ना, तो करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, या तो फिर इसको पलट दो, भी 1/v है तो यहाँ v/1 कर दो, v/1 बराबर क्या जाएगा 60/7, और ये 1 का नीचे कोई नहीं होता, ये छिप जाता है, तो v बराबर क्या आ गया, v बराबर 60/7 आ गया, है ना। v मतलब 60/7 सेंटीमीटर आ गया। इसको तुम पॉइंट में काट सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि साइज भी तो पूछा है, साइज भी पूछा है, तो साइज निकालने का फॉर्मूला होता है क्या पता है, आवर्धन सूत्र, यानी कि हाइट 2/हाइट 1 बराबर माइनस v/u, है ना। तो हाइट 2 कितना दिया हुआ है पता नहीं है, निकालेंगे। ये हाइट 2 होता है प्रतिबिंब की हाइट, वो पता नहीं है हम लोग को। ये हाइट 1 दिया हुआ था, पहला हाइट कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, है ना। और माइनस यू कितना दिया हुआ है, माइनस भी दिया हुआ है, हम 60/7 निकाले, और यू निकाले हैं, दिया था क्वेश्चन में 20, कैलकुलेट किए इसको, तो आ गया इसका पूरा 2.14। इसका मतलब क्या हो गया कि भी का मान जो है सो यू के संख्यात्मक मान से छोटा है। यानी कि देखो यू हमारा क्वेश्चन में कितना था, यू मतलब बीम की दूरी कितनी थी 20, और यहाँ निकल कितना रहा है, निकल रहा है यहाँ पे 2.14, यानी कि 2 निकल रहा है, वो छोटा है, मतलब साइज छोटा बनेगा, दूरी नज़दीक है, हाँ, तो साइज भी छोटा बनेगा, तो प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है, वस्तु छोटा बन रहा है। इस प्रकार से निकालते हैं। तो अगला सवाल है कि मिश्र धातु और संलय को परिभाषित कीजिए, है ना। तो मिश्र धातु को यानी कि 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिला देंगे तो मिश्र धातु बन जाएगा, है ना। और जैसे हो गया स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु, जब एक धातु पारा होता है तब उसे क्या बोलते हैं, अमलगम यानी कि संलय कहते हैं। मिश्र धातु में अगर कोई धातु पारा निकल गया, पारा, है ना, तो क्या हो जाएगा, संलय हो जाएगा। संलय को हम लोग क्या बोलते हैं, अमलगम भी कहते हैं, है ना। और पीतल का घटक, यहाँ क्या बोला, इनका घटक भी लिखने बोला है, मतलब पीतल और कांसे का मुख्य घटक क्या क्या है। आपको पता है कि पीतल का घटक का नाम क्या है, पीतल तांबा एवं और जिंक से बना है जिंक, है ना। कांसा किससे बना है, तांबा और तांबा एवं टीन से, है ना। ये चीज़ है। अगला सवाल देखो जल्दी जल्दी, क्योंकि हम लोग का है सो बहुत सारा क्वेश्चन में है। ये सवाल हमारा पूछता है, क्या बोला जा रहा है कि एक लंबे मटर के पौधे डबल टी दिखाया गया है, और एक बौने मटर के पौधे स्मॉल टी दिखाया गया है। मतलब बड़ा बड़ा, देखो मटर हमारे पास आसपास में पेड़ पौधे भी बहुत तरह के होते हैं, तो लंबा मटर को बड़ा बड़ा टी दिखाया है, और बोना मटर को छोटा टी दिखाया है, मतलब स्मॉल टी दिखाया हुआ है। अब के बीच में क्या हो गया, F1 पीढ़ी है, मतलब ये F1 मतलब समझ रहा है, ये इनका पीढ़ी का नाम है। तो पीढ़ी से लंबे पौधे उत्पन्न हुए हैं। विश्लेषण कीजिए, F1 पीढ़ी में कोई बौना पौधा क्यों नहीं दिखाई दिया। देखो यहाँ लिखा हुआ आंसर कि मटर के लंबे पौधे को क्या बोला गया है, डबल टी बड़ा बड़ा, हाँ, और बोने को स्मॉल टी, है ना, टी बोला गया है। अब इन दोनों में क्या है, संकरण कराया गया, परागण कराया गया, तो क्या हुआ, उत्पन्न पौधे लंबे, यानी कि एक बड़ा टी एक छोटा टी मिल जाएगा, यानी इसका एक टी और इसका एक टी मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बड़ा और छोटा टी, है ना। अब इस निष्कर्ष में कैपिटल टी स्मॉल टी में टी क्या है, प्रभावी लक्षण है, मतलब ये बड़ा टी प्रभावी लक्षण है। इस कारण से क्या हुआ कि अप्रभावी लक्षण में पीढ़ी 1 में क्या हुआ कि लंबे पौधे उत्पन्न होना बताता है, और लंबाई प्रभावी लक्षण है। कहने का मतलब परागकण हम लोग पढ़ते हैं ना, एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प में चला जाएगा तो क्या होगा, फिर हम एक नया फूल नया फल पैदा होगा। वैसे ही जब मटर के फूल लगे होते हैं तो बड़े पौधे के मटर का फूल बड़ा टी दिखाया गया है, और बौना मटर का फूल का छोटा टी दिखाया गया है। तो क्या हो गया, एक इसका बड़ा टी मिल गया, एक से छोटा टी मिल गया, तो एक बड़ा एक छोटा टी बन गया, जिसमें प्रभावी कौन है, बड़ा टी। जब बड़ा टी प्रभावित है तो आने वाला जो निकलने वाला नया पौधा निकलेगा वो भी लंबा निकलेगा, ठीक ना। ये हो गया, इसका जो पिक्चर है ये है सो, देखो क्या है, एक बार है सो ये बड़ा टी यहाँ लिखाया है, और यहाँ पे छोटा टी दिखाया हुआ है ना। अब क्या हुआ, फ्यूचर 1 मतलब ये पीढ़ी 1 जनरेशन 1 में बोल सकता है, यानी कि इसका एक टी मिला, एक टी इसका मिला, एक टी इसका मिला, एक टी इसका मिला, एक टी इसका मिला, है ना। अब क्या हुआ कि यहाँ पे इनसे क्या निकल के आया, एक ये इससे पैदा हो गया एक
बड़ा टी छोटा टी, इससे एक पैदा हो गया बड़ा टी छोटा टी, मतलब ये और ये एक्स्ट्रा पैदा हो गया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे बड़ा टी हर जगह है, देखो यहाँ भी है यहाँ भी है। तो इस तरह से हमारा क्या हो रहा है, ये बड़ा लंबा पौधा पौधा पैदा होगा। अगला सवाल है, कार्बन सबसे अधिक संख्या में यौगिक बनाता है ना, इनमें से कुछ संतृप्त है कुछ असंतृप्त है ना, और इन दोनों में कौन अधिक अभिक्रियाशील है और निम्नलिखित यौगिक का नाम बताइए। यानी कि सवाल पूछा हुआ है सब। तो कार्बन जो होता है ना, उसका संयोजकता कितना होता है, 4 होता है ना। तो इसलिए कार्बन इलेक्ट्रॉन का साझा कर यौगिक बनाता है, और कार्बन के श्रृंखलन गुण होते हैं, यानी कि ये बहुत लंबा गुण वाला होता है। कार्बन के यौगिक समावयता प्रदर्शित करते हैं। कार्बन परमाणु आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे तत्व के परमाणु से द्वि या त्रिआबंध से जुड़ता है। सिंपल वर्ड में आप देखो यहाँ पे बताया रहा है इसका यौगिक क्यों बनाता है, क्योंकि ये द्वि या त्रिआबंध से जुड़ता है और कार्बन का बहुत लंबा श्रृंखला है, इसलिए ये है सो है ना, ये यौगिक बनाता है। दूसरा क्या है, इन दोनों में अधिक अभिक्रियाशील कौन है, तो देखो संतृप्त और असंतृप्त में असंतृप्त क्या है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो अत्यधिक अभिक्रियाशील है। और यहाँ बोल रहा है कि इनका सूत्र बताइए, CH3CH2Br है ना, Br लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो एथेन। देखो मैं हम लोग कैसे करेंगे, ये CH3 है यानी सी गिनो, सी के गो है, ऐसा इस फॉर्मूला में सी के गो है, 2 गो है, नहीं यहाँ पे सी 2 गो है, हाइड्रोजन कितना है, 3 2 5, हाइड्रोजन कितना है, 5 है ना। फिर से देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, सी 2 गो है, हाइड्रोजन 5 गो है, और Br है। तो हमने बताया था कि ये ब्रोमो आ जाएगा, Br है तो ब्रोमो आ जाएगा। तो ये ब्रोमो क्या हो गया, मेथेन एथेन। 2 नंबर पे क्या था, 2 नंबर पे आता है एथेन, एथेन आता है, तो हो जाएगा क्या पता है, ब्रोमो एथेन। क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिख दिया है ब्रोमो एथेन, है ना, ब्रोमो एथेन लिख दिया। और नीचे वाला फॉर्मूला गलती बताया हुआ है, नीचे वाला फॉर्मूला कोई फॉर्मूला पकड़ ही नहीं रहा है, इसलिए क्या बोल रहा है, ये आपका है सो है ना, अधूरा सूत्र है। चलो नेक्स्ट सवाल, कि विद्युत चुंबक क्या है, ठीक ना। तो बोल रहा है कि विद्युत चुंबक कच्चे लोहे के क्रोड पर बहुत अधिक लपेटन वाले तांबे की कुंडली होती है, जब तक इसमें धारा प्रवाहित होते रहता है, या चुंबक है ना की तरह व्यवहार करता है। और ये विद्युत घंटी में और माइक्रोफोन में और टेलीफोन में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब विद्युत चुंबक क्या है, तो याद रखना कि ये कच्चा लोहा का क्रोड पर जो लपेटा हुआ कुंडली होता है ना, मतलब एक तरह का मतलब कच्चा लोहा है ये, है ना। इसमें थोड़ा सा चुंबक की प्रभाव पाया जाता है, जो कि दूसरे धातुओं को चिपकाता है आपस में। विद्युत चुंबक कैसे बनता है ये देखेंगे, ठीक ना। ये देखो क्या है, ये आपका है सो ये कच्चा लोहा का क्रोड हो गया, इस पर एक मतलब कुछ तार घुमाया हुआ है, और इसमें फिर ये है सो इसका ये बटन है, मतलब स्विच है, दबा देंगे तो करंट जाएगा। इसमें क्या करेगा, इलेक्ट्रो करंट पैदा करेगा, मतलब ये विद्युत ये चुंबकीय प्रभाव पैदा करेगा। अब बोल रहा है चुंबक कैसे बनता है, सो पूछ रहा है, देखो क्या बोल रहा है, नरम लोहे का क्रोड में धारा प्रवाहित करने से अस्थायी चुंबक नहीं बनता है, जबकि पक्के लोहे के क्रोड में धारा प्रवाहित करने से चुंबक बनता है। मतलब हमने क्या बताया, कच्चा लोहा जो धरती से निकलता है, कच्चा लोहा में क्या कीजिए, आप लगातार क्या कीजिए, करंट पास कराइए, है ना, तो चुंबक नहीं बनेगा। नरम, इसमें भी कच्चा लोहा भी दो तरह का होता है, वो नरम होता है, वो क्या होता है, एक होता है हार्ड, मतलब पक्का। नरम वाला लोहा में चुंबक नहीं बनेगा, लेकिन हार्ड वाला लोहा में क्या हो जाएगा, चुंबक बन जाएगा। इसमें आपको क्या करेगा, करंट पास कराना पड़ेगा। मतलब खनिज के रूप में कच्चा लोहा धरती से निकालें। कच्चा लोहा क्या है, तो समझ जाना कि वो लोहा जो साफ़ सुथरा नहीं है, थोड़ा नरम है, मतलब जो धरती से निकलता है, ये लोहा है मान लो। इस लोहा में क्या करेंगे हम लोग, करंट जुड़वाएंगे। अगर ये हार्ड रहा तो निकल जाए, चुंबक बन जाएगा ये लोहा, है ना। अगर ये नरम लोहा रहा, कमज़ोर लोहा रहा, तो चुंबक नहीं बनेगा, सो कहना है इसका। अगला सवाल इसमें क्या बोला गया है कि विद्युत चुंबक बनाने में प्रयुक्त नरम लोहे के क्रोड का उद्देश्य बताइए, है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अच्छा इसी का आंसर है, यही था, दो का आंसर इसका उन्होंने दिया, तो यहाँ दिया हुआ ना। जो विद्युत चुंबक कैसे बनता है और याद आसानी के लिए एक चित्र बनाइए। देखो विद्युत चुंबक का यहाँ बताया, देखो जी ये था विद्युत चुंबक। ये क्या, देखो ये देख रहा है, ये वाला ये लोहा है, क्या है, ये लोहा, नरम लोहा है, कच्चा लोहा का क्रोड है। इसमें हमको करंट पास कराएंगे तो क्या करेंगे, तो देखो यहाँ से एक बैटरी लगा दिए, ऐसे तार जुड़ दिए, हमें करंट पास करवा रहे हैं, तो है ना। अब ये लोहा क्या बन जाएगा, ये लोहा चुंबक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चुंबक। कब बनेगा, जब तक ये पूरा कंप्लीट मतलब ये मतलब जो है सो कच्चा धातु पक्का धातु ना बन जाए,
है ना, वो चीज़ है, और तब जा करके बनता है। अच्छा, एक इसमें इस सवाल बोला हुआ है कि यदि विद्युत चुम्बक का पदार्थ स्थिर है तो उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए मतलब जो है सो 2 तरीके लिखिए। क्या बोल रहा है, चालक तार की लपेटनों की संख्या बढ़ाकर और प्रभावित धारा की वोल्टेज बढ़ाकर। मतलब आप उस लोहे के करोड़ में जितना ज़्यादा तार लपेटिएगा उतना जल्दी ये प्रभावित होगा और काफ़ी ज़्यादा उसमें चुंबकीय प्रभाव आएगा। तो ये चीज़ है। अच्छा, बोला गया है 2 तार ए और बी, है ना, भिन्न अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले और एक ही धातु से बने हैं। तो बोल रहा है कि उनका नाम बताइए जो दोनों तारों के लिए समान है, या फिर उनका गुण बताइए जो दोनों तारों के लिए क्या भिन्न है। तो पहला सवाल पूछा हुआ है। फिर बोल रहा है यदि ए का प्रतिरोध बी के प्रतिरोध से 4 गुना है तो गणना कीजिए उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और फिर तार की त्रिज्या अनुपात। तो वही बोल रहा है। तो चलो देखते हैं करके। बोला जा रहा है कि उस गुण का नाम बताइए जो दोनों तारों में के लिए समान है। तो वो क्या, दोनों तारों की लंबाई प्रकृति बराबर है। सवाल में क्या बोला था फिर सुन लो। सवाल में बोला हुआ है ना कि 2 तार है, मान लो ये एक ये तार है, एक ये तार है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, दोनों है ना, और दोनों का लंबाई भी सेम है, और लेकिन इसका अनुप्रस्थ काट अलग अलग है। तो अनुप्रस्थ काट क्या होता है पता है, एक पतला तार एक मोटा तार। अगर मान लो कि अगर हम लोग एक है सो पतला तार खींचे हैं और एक मोटा तार खींचे हुए हैं और दोनों का लंबाई सेम सेम है, तो इसका अनुप्रस्थ काट पतला है, इसका अनुप्रस्थ काट मोटा है। तो बोल रहा है कि इसमें है सो उस गुण का नाम बताइए जो दोनों तारों में के लिए समान है। तो दोनों तारों के लिए समान है तो क्या है, दोनों तार की लंबाई क्या है, समान है। सो बोल रहा है, तो उसका आंसर यहाँ लिख दिया है, दोनों तार की लंबाई और प्रकृति समान है, ये बन गया। दूसरा क्या है, उस गुण का नाम बताइए जो दोनों तारों के लिए भिन्न है। तो भिन्न तो क्या है, अनुप्रस्थ काट, लंबाई समान है लेकिन अनुप्रस्थ काट जो मोटाई अलग अलग है। तीसरा और क्या बोल रहा है, यदि तार ए का प्रतिरोध बी के प्रतिरोध का 4 गुना है तो गणना कीजिए। तो देखते हैं। बोल रहा है कि मान लिया कि तार एक ए है, इसका त्रिज्या R1 है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, A1 है, और बी तार है, इसका R2 है और अनुप्रस्थ काट कितना है, A2 है। तब क्या है यहाँ पे आपका है सो 2 तार है। देखो धारा IA और IB, ये मतलब ये दो धारा दिखा रहा है, मतलब पतला तार और बराबर मोटा तार का धारा दोनों बराबर कर दिया तो इसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिरोध का तो यहाँ दिखा रहा है ना, V बटा 1 बट नहीं, ये अलग है, ये आपका IA हो गया, IA और ये है ना, और AI एक फॉर्मूला है। इसका सॉल्यूशन आप लोग समझ लीजिएगा इसको, है ना। इसको हम लोग यहाँ पे जो है सो थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, इसको हम जो है सो प्रॉपर एक वीडियो देंगे तब समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। इसका अनुपात वैसे दिया हुआ है 1:2, है ना। खैर थोड़ा सा इसको हम लोग स्किप करते हैं। इतना इम्पोर्टेंट सवाल जो है सो मतलब इतना इम्पोर्टेंट में से ये नहीं है, उतना सो कहना है मेरा। यदि हम एक ही पोषी स्तर के सभी जीवों को मार दें तो क्या होगा, है ना। तो बोल रहा है किसी आहार श्रृंखला के एक ही पोषी के स्तर के जीवों को हम समाप्त कर देंगे तो क्या होगा, पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाएगा और आहार श्रृंखला में क्या होगा, एक दूसरे के आहार संबंधी जुड़ाव, है ना, है सो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा, है ना। और सभी जीव समाप्त कर देने से आहार श्रृंखला का क्रम भी टूट जाएगा, जिससे क्या होगा, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा और पर्यावरण में समस्या उत्पन्न होगी। इसलिए बोला जा रहा है कि सभी जीवों को एक ही प्रकार के जीवों को मार देंगे तो सब जो डिपेंड है एक दूसरे पे वो क्या होंगे, वो है सो प्रभावित हो जाएंगे, उनको बहुत तरह का प्रॉब्लम होगा। तो ये नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल बोला गया है कि ओजोन परत को होने वाले नुकसान चिंता का विषय क्यों है, इसको बताना है। तो जानवे करते हो कि ओजोन परत क्या हो रहा है, ओजोन परत छिद्र हो रहा है हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, लिखा हुआ है। देखो, ओजोन परत की क्षति से सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाएगी, इसलिए इस परत को क्षति हमारे लिए चिंता का विषय है ना। और बोल रहा है कि ओजोन परत की क्षति सीमित करने के उपाय क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रसायन का उपयोग ना करें, है ना, ना करना चाहिए, और एरोसोल रासायनिक जो होते हैं उनका उपयोग भी कम कर दें, है ना। तीसरा क्या है, सुपरसोनिक विमानों का उपयोग भी बंद कर दें, मतलब जैसे होता है बड़ा बड़ा जहाज वगैरह, इस सबसे हम लोग का है सो बहुत तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। अगला सवाल है कि एक उत्तर लेंस की फोकस दूरी f है, यानी कि f दिखा दिया 10, और लेंस से कितनी दूरी पर बीम रखा जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब जो है सो उसका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर बने। यानी कि ये आपका है सो प्रतिबिंब, यानी कि भी दे दिया है, भी दे दिया 20 सेंटीमीटर, यू नहीं दिया पर इसमें यू गैप कर दिया, और बोला जा रहा है इसका हाइट भी दे दिया है। देखो बीम की हाइट है सो 2 सेंटीमीटर है ना, तो प्रतिबिंब की हाइट मतलब H2 निकालना पड़ेगा, तो वो चीज़ है। तो सबसे पहले क्या है, दर्पण सूत्र जैसे था ना वैसे यहाँ पे क्या है, लेंस सूत्र है, लेंस सूत्र में लगा दिया, जो चीज़ जहाँ था बिठा दिया, इसमें
भी के जगह कौन सी बैठेगा, यू के एफ के पास कैसे बैठेगा, यू कैसे निकलेगा, यहाँ यू निकाल दिया -20, यू मतलब 20 निकाल दिया, है ना। तो अब आवर्धन फार्मूला H2/H1/V/U। अब ये देखो भी हमारा जो है सो अभी निकालें, भी क्वेश्चन में 20 दिया हुआ है और यू हम लोग निकाले हैं, यू निकाले हैं -20, काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा माइनस का, तो वही दिखा रहा है, एक यहाँ पे है। और यहाँ पे फॉर्मूला था H2/H1, तो H2 हमारा दिया, H2 निकालना था, H1 दिया था 2, जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना यहाँ पे, ये सब मैथ सॉल्व करेगा कॉपी तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसको क्या करेंगे, कट गया तो ये 1 आ गया, ये इससे गुना हुआ तो H2 आ गया, और ये यहाँ गुना किया तो -2 आ गया। इस प्रकार से हमारा हाइट 2 आ गया। तो ये चीज़ है, इसमें थोड़ा सा इसको कॉपी में बनाओ, ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे बुक में जो है सो भी समझ में आ जाता है, लेकिन कॉपी में ज़्यादा समझ में आएगा। देखो क्या है कि मानव हृदय के माध्यम से रक्त के दोहरे परिसंचरण और प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो देखो मनुष्य में रक्त का एक बहुत बड़ा क्या है, मनुष्य में रक्त एक बार शुद्ध अवस्था में और एक बार अशुद्ध अवस्था में, अर्थात 2 बार हृदय से होकर गुजरता है। हमारे शरीर में खून 2 बार होकर गुजरता है, एक बार शुद्ध अवस्था में, एक बार अशुद्ध अवस्था में, है ना। और इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं, सिंपल बात, ठीक है। हमारा ब्लड शरीर में जो है ना 2 बार घूमता है। सिराओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में अशुद्ध रक्त, है ना, हृदय से लाता है। यानी कि हमारे शरीर में एक होता है शिरा, एक होता है धमनी, है ना। शिरा क्या करेगा, मतलब गंदा खून लाएगा हृदय तक, और हृदय उसे शुद्ध करने के, है ना, अलग अलग मार्ग में फुफ्फुस में भेज देता है, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड विस्तृत हो जाती है और ऑक्सीजन रक्त में आती है, और इस प्रकार ऑक्सीजन रक्त पुनः हृदय में आता है और पंप हृदय के अंगों से में पहुँचता है ना, पहुँचा देता है। और दोहरे परिसंचरण में शरीर में उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। इससे हमारे शरीर को निरंतर ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। मतलब सिंपल बात, गंदा खून एक बार बॉडी में जाएगा ऑक्सीजन लेकर के पूरा, है ना, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो साफ हो जाएगा। तो उससे हमारे बॉडी में क्या होता है, ऊर्जा देता है। जब भी हम सांस लेते हैं तो एक एनर्जी मिलता है, वो यही होता है दोहरा संचरण। तो ये दोहरा संचरण इसलिए बोला गया है ना कि एक बार अशुद्ध खून को शरीर में मतलब ये ले आता है दिल, एक बार शुद्ध को 2 बार घूमता है हमारा ये हृदय में खून, इसलिए लिखा हुआ है ये, है ना। अब अगला सवाल है, खत्म हो गया 52। देखो अब जी, और हम बता दे रहे हैं इंपॉर्टेंट सवाल, यहाँ पे बायोलॉजी से आ सकता है कि मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। देखो ये आपको रट लेना है, ये आपको फाइनल एग्जाम में पूछ देगा, इसलिए प्री बोर्ड हो चाहे फाइनल हो इसको रट लो। पहले तो इसे छाप लो, इसको मुंह को बोलते हैं मुख गुहा। फिर जो अंदर से जो है सो यहाँ पे दांत जहाँ होता है वो वहाँ से नीचे होता है लाल ग्रंथि जीभ के पास। फिर यहाँ पे जो पतला सा नली है इसको ग्रास नली बोलते हैं। फिर यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला ये यकृत है ना। फिर नीचे पित्ताशय है, सब दिख रहा है आप लोग को, ये आपका पित्ताशय है। फिर आपका ये है ना पक्वाशय है ना, ये पक्वाशय है। फिर अग्न्याशय है, अमाशय है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, और गुहनाल है और गुर्दा है। ये सभी को आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। हालांकि ये पॉइंट ये खाली पूछा है चित्र बनाने के लिए, चित्र सिखा दिए आप लोग को, दिखा दिए, सीख लीजिए। अब अगला सवाल देखो, जो इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं, साबुन और अपवादक में क्या अंतर है, सवाल पूछेगा कल, ठीक है। साबुन का अर्थ क्या होता है समझो, या उच्च वसा अम्लों के सोडियम का लवण होता है। मतलब साबुन किससे बना होता है, सोडियम लवण से। किससे बना होता है, सोडियम लवण से। और इसमें ज़्यादा तेल होता है, साबुन में ज़्यादा तेल का उपयोग किया जाता है। इसलिए साबुन जब हम लोग शरीर में लगाते हैं तो थोड़ा सा वो बाद में हम लोग को तेल जैसा फील होता है लास्ट में, तो साबुन में तेल का भी अंश पाया जाता है। और यही लंबी श्रृंखला वाला, है ना, सल्फोनिक्स अम्ल सोडियम लवण होता है। यानी कि अपमार्जक साफ सुथरा बात में भाषा में सरफ को बोलते हैं। साबुन और सरफ में क्या अंतर, ध्यान देना। साबुन में क्या होता है, अधिक तेल होता है और सोडियम लवण होता है। और अपमार्जक में आपका क्या होता है, अम्ल होता है। क्या होता है, अम्ल होता है और सोडियम लवण होता है। इसमें सोडियम लवण, इसमें सोडियम लवण, लेकिन इसमें तेल नहीं होता है, इसमें अम्ल होता है। क्या होता है, अम्ल होता है। इसीलिए सरफ से कपड़ा धोया जाता है, साबुन से नहीं। साबुन और सरफ में सरफ ज़्यादा कपड़ा को साफ करता है, क्योंकि वो क्या करता है, वो हर चीज़ को काटता है, वो अम्लीय क्षार सब को काटता है। ये क्षार ऑटोमेटिक और अम्ल ऑलरेडी उसमें पैदा मिला के उसको काटता है, वो उदासीन कर देता है मैल को। या जल में कम घुलता है, साबुन जल में कम घुलेगा और ये जल में अधिक घुलनशील होता है। सरफ क्या करेगा, जल में जल्दी घुल जाएगा। इसमें सफाई की क्षमता कम होती है, साबुन में सफाई की क्षमता कम होती है, लेकिन अपमार्जक में सफाई की क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है। अपमार्जक सरफ को बोल रहे हैं, बराबर बोल रहे हैं। साबुन जैसे अपघटनीय होते हैं तथा वातावरण को क्षति नहीं पहुँचाते हैं, है ना। मतलब साबुन क्या करता है, वातावरण को क्षति नहीं पहुँचाता है। और अपमार्जक जैसे, है ना, ये क्या करते हैं, अपघटनीय नहीं होते हैं और ये जल प्रदूषण करते हैं। हमारे लोग क्या कर रहे हैं, लोग अपने घर से ये सरफ में पानी, कपड़ा धोने के सरफ का पानी बहा रहा है,
चाहे लोग क्या कर रहा है, जाके नदी नदी तालाब में सर्फ का कपड़ा जाके धो रहा है, तो यहाँ पे गाय आ गई, बकरी आ गई, पानी पी रही है तालाब का, नदी का, आदमी नहा रहा है, तो क्या होगा, बीमार होगा ना। तो वो चीज़ होता है, यानी कि सर्फ वाला पानी हमारे लिए प्रदूषण फैलाता है, जल प्रदूषण। और साबुन से हम लोग को यहाँ पे है सो पर्यावरण में दूषित नहीं फैलता है। पर्यावरण साबुन में ज़्यादा दम नहीं होता है, साबुन में से दूषित नहीं होता है हमारा वातावरण, लेकिन सर्फ से हो जाता है, ठीक ना। इसलिए सर्फ को आप मार्जक बोलते हैं, इस चीज़ को याद रखना। और देखते हैं क्या क्या है। देखो क्या बोला जा रहा है, प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण का चम्मच लेकर गर्म किया और निकालने वाली गैस परखनली में एकत्रित किया। अभिक्रिया में कौन सी गैस निकाली गई है। प्रत्यूष नाम का लड़का है, सल्फर चूर्ण को क्या करना, चम्मच से क्या किया है वो लेकर के गर्म किया और उसको है सो फिर एक परखनली मतलब एक छोटा सा ट्यूब में निकाला। तो बोल रहा है कि ये अभिक्रिया गैस निकालती है, तो क्या कर रही है, SO2 गैस निकाल रही है। सल्फर तो क्या निकालेगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकालेगा। सल्फर निकाल रहा है तो सल्फर डाइऑक्साइड निकालेगा, है ना। यहाँ पे सल्फर चूर्ण है ना, सल्फर का होता है SO2, है ना। S मतलब सल्फर और O2 मतलब ऑक्सीजन, तो SO2 निकालेगा गैस जब भी वो गर्म होगा। तो जिससे हमें लगा होता है कैसे होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे, है ना। अब यहाँ पे क्या है, अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो समीकरण लिख रहा है, देखो, सोडियम प्लस O2 तो SO2 हो गया, क्या हो गया, SO2 हो गया। अब देखो बोल रहा है गैस का सूखे लिटमस पत्र पर प्रभाव लिखिए। तो सूखे लिटमस पत्र पर गैस का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब सूखा गैस पे हम क्या कर रहे हैं कि वो लिटमस पत्र डालें तो ना वो लाल हुआ ना ब्लू हुआ, सिंपल से कुछ नहीं हुआ उसमें। डी बोल रहा है गैस का जल में भीगे लिटमस पत्र से प्रभाव देखें। क्या बोलता है, जल से भीगे लिटमस पत्र में नीले को लाल कर देती है और लाल को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब वही सूखा लिटमस पत्र था तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जब गीला लिटमस पत्र दिए तो क्या वो नीला को लाल कर दिया, लेकिन लाल को नीला नहीं कर पाया। यानी कि ये है सो नीला को लाल कर देने की अम्ल है, ये क्या है, अम्ल है ना। चलो ये हो गया। इन्हें बार बार पूछ रहा है, अब पूछ रहा है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण किसे कहते हैं, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, अथवा सिद्ध करें कि बच्चे का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। देखो ध्यान देना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये हमारा जो है सो ये DNA से पूछा गया। देखो ये पिता छाप दिया है और ये माता, यानी कि पुरुष में होता है XY गुणसूत्र, माता में XX, यानी लड़कियों में XX पाता है, महिलाओं में। अब क्या कर रहा है, इन दोनों का जो है सो संलयन हुआ, मतलब इसका X, देखो इसका X और इसका X मिल गया, डबल X, है ना। इसका X और इसका X यहाँ से मिल गया एक डबल X, मतलब लड़कियों में दोनों में X पाता है, इससे कोई भी X मिलेगा क्या होगा, लड़की पैदा होगी। और पुरुषों में अगर Y पकड़ेगा और X पकड़ेगा, या फिर यहाँ से Y पकड़ेगा यहाँ से X पकड़ेगा, तो क्या होगा, लड़का होगा। यानी कि यहाँ पर सुनो, अगर पुरुष का X है ना, महिलाओं के कोई भी X से मिल जाएगा तो लड़की, और पुरुष का Y महिलाओं के कोई भी X से मिल जाएगा तो लड़का, है ना। यानी कि XY डिफरेंट हमारे पास होता है पुरुषों के पास, महिलाओं के पास क्या होता है, केवल XS होता है। तो यहाँ पे लड़का लड़की इस तरह से पैदा होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ बोल रहा है किसी शिशु के जन्म के पूर्व उनके नर और मादा होने की भविष्यवाणी करना लिंग निर्धारण कहलाता है। मतलब लिंग निर्धारण कैसे कहते हैं पता है, कोई बच्चा जन्म नहीं लिया है, ठीक ना, लेकिन उसका भविष्यवाणी कर रहे हैं, लड़का होगा कि लड़की होगी, तो लिंग निर्धारण हो गया। पिता में XY पाया जाता है, माता में XS गुण पाया जाता है ना। इसलिए पिता द्वारा दिया गया Y गुणसूत्र क्या होता है, बच्चे का लिंग निर्धारण करता है। ये देखो ये ऑलरेडी लड़की है, ये लड़की है, ये लड़की है, लेकिन लड़का कब पैदा होगा, जब पिता का Y जाएगा तब ना। तो पिता का Y क्या है, लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार है। अगर Y नहीं रहता तो क्या होगा, केवल लड़की होगी, केवल क्या होगी, लड़की होगी, है ना। तो वो चीज़ बोल रहा है, इसको आप लोग देख लें, समझ लें, इंपॉर्टेंट सवाल था, एग्जाम पूछता है। तो लड़का लड़की के लिए समय है, मतलब बालक और बालिका जो जन्म लेते हैं उनमें कौन जिम्मेवार है, XY, ओनली वाई। लड़का के लिए XY है, ठीक है, लेकिन लड़की के लिए तो खाली XX है। यानी कि सबसे बड़ा चीज़ क्या है, वाई ही जिम्मेवार है, क्या है, वाई रहेगा तो लड़का पैदा होगा, नहीं रहेगा तो फिर लड़की। अब देखो एक और सवाल है कि पोषी स्तर क्या है। देखो किसी घास के मैदान में आर श्रृंखला को प्रभाव चार्ट द्वारा प्रदर्शित किए, सॉरी ये नहीं है, पोषी स्तर किसको बोलते हैं, आर श्रृंखला के विभिन्न चरणों में को पोषी स्तर कहते हैं। मतलब जहाँ पे एक दूसरे पे प्राणी डिपेंड होते हैं भोजन के लिए, वो पोषी स्तर हो गया, ठीक है। और बोला जा रहा है इन अलग अलग चरणों पर स्थित जीवों की पोषण की प्रकृति भिन्न होती है। जैसे देखो पहले घास दिखाया गया है, पहले दिखाया गया घास, घास को खाया टिड्डा मतलब प्राथमिक शाकाहारी हो गया, और टिड्डा को खा गया मेंढक हो गया द्वितीय मांसाहारी हो गया,
ये शाकाहारी था, टिड्डा शाकाहारी था, ये मेढक मांसाहारी हो गया। मेढक को सांप खा गया, सांप हो गया तीर्थक मांसाहारी। सांप को बाज खा गया, है ना, ये हो गया सर्वोच्च मांसाहारी। अब बाज मरेगा, बाज को कोई नहीं खाएगा, बाज डायरेक्ट मर जाएगा, मर के धरती भी गिरेगा ही, तो इसको अपघटक खाएगा, मतलब कीड़े मकोड़े उसका लग जाएंगे बॉडी में, उसको सड़ा देंगे, है ना। तो ये चीज़ हो गया। तो ये क्या हो गया देखो, घास हो गया उत्पादक, घास क्या हो गया, उत्पादक लेकिन ये सब उपभोक्ता 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 होगा, बाकी सब क्या है, उपभोक्ता है, बाकी सब क्या है, उपभोक्ता है। उपभोक्ता। और बाज मरने के बाद बाज को कोई नहीं खा रहा, बाज मरने के बाद उसका डेड बॉडी सब खा रहा है कीड़ा मकोड़ा, वो हो गया अपघटक। यानी कि जो जो धरती से उसको साफ कर रहा है क्या है, वो अपघटक है। मतलब बनता क्या है इसमें, आहार श्रृंखला में पहले उत्पादक बनेगा, फिर उपभोक्ता बनेगा, फिर अपघटक बनेगा। तो उपभोक्ता यहाँ पे बहुत तरह होता है ना, इसमें हम भी आ सकते हैं। चलो अब बोल रहा है उपयोग श्रृंखला में उत्पादक तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता अलग अलग पोषी स्तर हैं, ये सब अलग अलग पोषी स्तर के लोग हैं, है ना। और सर्वोच्च उपभोक्ता की जो होती है वो क्या होती है, मृत हो जाती है। और उसके उपरांत क्या होता है, उसे जीवाणु और कवक क्या करते हैं, उससे मृत शरीर से अपघटन करने लगते हैं, मतलब उसको सड़ाने लगते हैं, और सड़ा गला के उसको खत्म कर देंगे, और उसमें है ना पोषण प्राप्त करते हैं। इस प्रकार मृतजीवी सूक्ष्मजीव में एक क्या होती है भी, एक महत्वपूर्ण पोषी स्तर है ना, समझ में आया? इस प्रकार से होता है ये चीज़, यहाँ बता दिया सूक्ष्मजीव, ये सूक्ष्मजीव में आ जाएगा। मरे हुए जानवरों को कौन खाता है, सूक्ष्मजीव, कीड़े मकोड़े लग जाएंगे, तो सूक्ष्मजीव भी क्या है हमारा महत्वपूर्ण पोषी स्तर है, जो कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग उपभोक्ता नहीं बोलेंगे, अपघटक बोलेंगे। कभी जिंदा चीज में कीड़ा लगता है, जिंदा जानवर में कीड़ा लगता है, नहीं लगता है, जानवर मर जाएगा तभी उसमें कीड़ा लगेगा। आदमी जानवर कुछ भी मर जाएगा तो उसमें सड़ने के लिए कीड़ा लगता है, सड़ा देगा कीड़ा, अरे जिंदा में नहीं लगेगा, ठीक ना। ये चीज़ हो गया। इंपॉर्टेंट सवाल हम देखते रहेंगे नज़र में, ताकि एग्जाम में छूटे नहीं। देखो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, इंपॉर्टेंट सवाल बोल रहा है कि आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकिरण के कारण दिखाई देता है। सब बात की एक बात, प्रकाश का प्रकिरण के कारण क्या होता है, आकाश का रंग नीला दिखाता है ना। प्रकाश के तरंग दैर्घ्य एवं प्रकिरण का व्युत्क्रमण अनुपातिक संबंध होता है, अर्थात जिस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जितना कम होगा, है ना, उसका प्रकिरण उतना अधिक होगा। चूंकि बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, अतः इसका प्रकिरण अधिक होता है। प्रकिरण का चमक, बैगनी का चमकता, बैगनी का होता है, मेरा मार्कर बैगनी है, बैगनी का प्रकिरण, बैगनी का तरंग दैर्घ्य कम है लेकिन दिखता ज़्यादा है ना। और इसी कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग भी नीला है, बैगनी टाइप से है, तो क्या है वो है, उसका तरंग दैर्घ्य कम है, लेकिन उसका क्या है, उसका प्रकिरण, उसका मतलब चमक ज़्यादा है। इस कारण से क्या होता है, आसमान पूरा नीला दिखाई देता है ना। अब क्या बोला जा रहा है, विद्युत परिपथों और साधित्रों में उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए। देखो भू संपर्क तार का प्रयोग करना, मतलब वो अर्थिंग फ्यूज का प्रयोग करना हो गया। तनुकरण किसे कहते हैं, तो जल में, जब जल में अम्ल और क्षारक को मिला देंगे ना, मतलब पानी में अम्ल मिला दो, क्षारक मिला दो, तो क्या हो जाएगा, वो तनुकरण हो जाएगा। सिंपल बात, क्या हो जाएगा, तनुकरण। देखो बोला जा रहा है कि विरंजक चूर्ण का 2 उपयोग लिखिए। देखो विरंजक चूर्ण रंगों को विरंजित करने के लिए, रंग को डिस्कलर करने के लिए, कोई रंग है तो उसको रंग को अगर मान लो कि फीका करना है तब विरंजक चूर्ण लगा दो। कीटनाशक का उपयोग करने के लिए, विरंजक चूर्ण कीटनाशक को मारने के लिए। विरंजक चूर्ण होता है क्या चीज़, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, रंग को फीका कर देगा, कीड़ा मकोड़ा को मार देगा, और रासायनिक उद्योग में उपचायक के रूप में, मतलब जहाँ केमिकल का काम होता है ना, वहाँ पे लोग क्या करता है, इसका विरंजक चूर्ण मतलब वो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करता है, ठीक ना। ये चीज़ है। बोला है धातु ऑक्साइड की प्रकृति और प्रकृति क्षार होती है क्यों। धातु ऑक्साइड का जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ध्यान देना। क्षार वाला क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला कर देगा, और अम्ल क्या करेगा, नीला लिटमस को लाल कर देता है। तो इसलिए धातु और ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होता है, क्योंकि जल में घुलकर धातु ऑक्साइड बनाता है। देखो ये Na2O है और H2O है, यानी कि ये आपका क्षार है। N जहाँ लगेगा सोडियम है, सोडियम और पोटेशियम क्षार होता है, और ये पानी है, तो क्षार को पानी मिला दिए तो क्या बन गया, 2NaOH। यहाँ पे सोडियम को पानी से मिला दिया, क्या बन गया, 2KOH, ऐसा करके बन गया है। तो ये सब अथवा में रहेगा, समझ में आएगा, ठीक है, नहीं तो फिर अथवा में वाला सवाल बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है कि पादप में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, तो पादप में रासायनिक समन्वय हार्मोन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, हार्मोन द्वारा। ये पौधे की वृद्धि, संतुलित विकास और बाध्य वातावरण के साथ समन्वय स्थापित करने में सहायता प्रदान करते हैं। पौधे में रासायनिक उद्दीपन के कारण होने वाले संचालन को रसायनुवर्तन कहा जाता है, और पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना रसायनुवर्तन का उदाहरण है। सिंपल बात, रासायनिक समन्वय क्या है, तो पादपों में हार्मोन से होने वाले बदलाव को क्या बोलते हैं, ये
रासायनिक समन्वय होता है, रासायनिक समन्वय। सिंपल बात। तो बाकी आप लोग देखेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव ला रहे हैं, ठीक है। और बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना हम कराए हैं इतना आप लोग पढ़ें थोड़ा, इस यहाँ से आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने करा दिया है, और भी चीज़ें हैं तो मैं डाल दूंगा उसको। चलिए तो थैंक यू, आप लोग वेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए।